नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। शेयर बाजार की ट्रेडिंग की अगर बात करें तो वो तो आपको कहीं कहीं आती है, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ आता है, वायदा बाजार। आपको नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम आता है। वायदा बाजार कैसे समझे, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है, ये सारे सवाल जो है मुझे मुश्किल लगते हैं। और हमारे साथ हैं अनिल सिंघवी जी, जो मुश्किल से मुश्किल विषय को एकदम आसान बनाने का दमखम रखते हैं। और यही सवाल का जवाब इस सीरीज में हम उनसे जानना चाहेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पाठशाला। अनिल जी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है? सबसे आसान सवाल, बस आप जवाब दीजिए। बहुत मुश्किल है, और तब तक ही मुश्किल है जब तक आप समझें और सीखें नहीं। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे फ्यूचर्स, ऑप्शंस, एफएनओ, वायदा कारोबार, डेरिवेटिव्स ये सीखना है, तो कोई मुश्किल नहीं है जी। हाँ, मतलब डेफिनेटली इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में उसकी तुलना में थोड़ा तो मुश्किल है। तो सबसे पहले जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है इक्विटी मार्केट की, उनके लिए सीखना थोड़ा आसान है। जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है इक्विटी मार्केट की, उन्हें थोड़ा सा सीखना मुश्किल है। तो एफएनओ या वायदा कारोबार थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सीखा जा सकता है। और हम कोशिश यही करेंगे एफएनओ की पाठशाला में कि इस थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट को बहुत आसान बनाएं जी। और उस भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें जो आराम से समझ जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे शोज करके, एपिसोड करके आप एफएनओ के एक्सपर्ट बन जाए, ये मेरा टारगेट है। देखिए, अनिल जी ने मुझे एक टास्क दे दिया है कि ये सीरीज खत्म करने के बाद, ये टास्क मेरा है मानसी। मैं चाहता हूं कि ये सारे शो करने के बाद आप एफएनओ के एक्सपर्ट बन जाए, एफएनओ समझ पाए, एक्सपर्ट बन जाए। और इसी तरह से हमारी यही कोशिश रहेगी कि फ्यूचर ऑप्शंस को लेकर के जो आपके कॉन्शियसनेस है, जो आपके सवाल है, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। अनिल जी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वायदा बाजार, इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, सिंपल है। कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट, ये दो तरह के बाजार होते हैं इक्विटी मार्केट में, राइट? जैसे एनएससी है तो एनएससी का एक कैश मार्केट सेगमेंट है, एक फ्यूचर सेगमेंट है। बीएससी का एक कैश मार्केट का सेगमेंट है, दूसरा डेरिवेटिव्स का सेगमेंट है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसे हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं या वायदा कारोबार कहते हैं। तो कैश मार्केट तो आपको पता ही है, जहाँ पे आपने शेयर खरीदे, बेचे, डिलीवरी ली, डिलीवरी दी, दिन भर में ट्रेड किया तो अलग बात है। शाम तक आपने अगर शेयर बेचे तो आपको डिलीवरी देनी है, शेयर खरीदे तो पैसा देकर डिलीवरी लेनी है। लेकिन वायदा कारोबार है ये जो थोड़ा अलग है। अलग कैसे? इसमें शेयरों का लेन देन तो, ट्रेड तो होता है, लेकिन फिजिकल शेयर लेने या देने, डिलीवरी लेनी या देनी, डीमैट अकाउंट से डिलीवरी ट्रांसफर करवानी या डिलीवरी लेनी देनी, ये नहीं करना पड़ता। सिर्फ पैसे से काम होता है। अच्छा। यानी कि सेटलमेंट कैश में होता है। अब नो डाउट थोड़ा थोड़ा कोशिश की जा रही है सेबी की तरफ से कि वायदा कारोबार में भी डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट लाया जाए, लेकिन वो आगे की दूर की बात है जो हम हमारे दर्शकों को थोड़ा आगे समझाएंगे। इस वक्त आपको सिंपल ये समझना है कि कैश मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हैं, पैसा दीजिए, शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब बेचना है, शेयर दीजिए, बेचेंगे, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन वायदा कारोबार में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। जब आप ट्रेड करते हैं, जिस प्राइस पर आप ट्रेड करते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, खरीदने या बेचने का, और जिस प्राइस पर उस ट्रेड को खत्म करते हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है, या तो आपको पैसा मिल जाएगा या आपको पैसा देना है। प्रॉफिट किया तो पैसा आ जाएगा, लॉस किया तो आपको देना पड़ेगा। सिंपल। जी बिल्कुल। अनिल जी, आपने एक वर्ड यूज किया, लॉन्ग और शॉर्ट। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉन्ग और शॉर्ट, इसका मतलब आप हमें बताएं। लॉन्ग का मतलब खरीदना, शॉर्ट का मतलब बेचना। कैश मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? जब आप बेचना चाहते हैं तो आपके पास डिलीवरी होनी चाहिए, वो शेयर होने चाहिए। नहीं है तो बेचेंगे कैसे? 3:30 बजे मार्केट खत्म हुआ, आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो ऑक्शन हो जाएगा। लेकिन वायदा कारोबार में अगर आपके पास शेयर नहीं है तब भी आप बेच सकते हैं, और उसको शॉर्ट कहते हैं। शॉर्ट करना मतलब शेयर नहीं है फिर भी बेचना है, जाइए बेच दीजिए। वायदा कारोबार में, फ्यूचर्स में आपके पास ये सुविधा है। अगर आपको लगता है भाई ये शेयर बहुत बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, मुझे अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा बढ़ गया, या मेरा व्यू है कि ये शेयर खराब होगा, नीचे जाएगा, तो आपके पास अगर वो शेयर नहीं भी है मानसी जी, तब भी आप बेच सकती है। ये वायदा कारोबार की खूबसूरती है। जी बिल्कुल। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या है, ये ज़रूर हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये वायदा बाजार जो है, शेयर मार्केट तो था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? देखिए, पहले तो ये कि हम हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए एक काम करेंगे, ऑप्शंस को एक बार छोड़ ही देते। जी। ऑप्शंस तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जब तक आप फ्यूचर नहीं समझेंगे, ऑप्शन समझने के बारे में सोचेंगे, एक बार ऑप्शन अलग कर देते।
ठीक है। सिर्फ फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट सिर्फ फ्यूचर पे कॉन्ट्रैक्ट फोकस करेंगे। शुरुआत हुई साल 2000 में हिंदुस्तान में, दुनिया में तो काफ़ी समय से चल रहा है। 2000 में एनएसई ने इंडेक्स फ्यूचर्स से शुरुआत की थी। अब इंडेक्स फीचर्स भी आपका सवाल होगा, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसे इंडेक्स फीचर्स कहते हैं। लेकिन साल 2000 में इंडेक्स फीचर्स से शुरुआत की और 2001 में फिर ऑप्शंस की भी शुरुआत हुई। ये एनएसई ने शुरुआत की और उसके बाद बीएसई ने भी शुरुआत की। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वायदा कारोबार में फ्यूचर्स और ऑप्शन में ज़्यादा कारोबार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे एनएसई के वायदा कारोबार के सेगमेंट में होता है। बीएसई पर भी है लेकिन थोड़ा कम है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि लगभग 17-18 साल पुराना है वायदा कारोबार हिंदुस्तान में। हाँ, उसके पहले बहुत पुराने ज़माने में, मेरे ज़माने में जब रिंग हुआ करती थी 92-93 में, फिजिकल स्टॉक मार्केट हाँ, जब हुआ तब भी अलग अलग तरह के ऑप्शंस ट्रेड हुआ करते थे। अलग उसके बड़े टिपिकल नाम होते थे, जोटा और फाटक और इस तरह के, वो बड़े टिपिकल है, जो समझ सकते हैं वही समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, इस इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास बहुत पुराना है कि वायदा कारोबार मतलब सदियों से चला आ रहा है। सिर्फ ये है कि अभी जो वायदा कारोबार हम देख रहे हैं एक्सचेंजेस पे, वो वायदा कारोबार आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है, तरीके से है, ट्रांसपेरेंट है, बस उतना ही फर्क है। तो जैसे कि आपने देखा, एफएनओ का इतिहास तो बहुत लंबा है। ढेर सारे सवाल मेरे मन में हैं, जवाब लेंगे अनिल जी से एफएनओ की पाठशाला में आगे। एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और हमारे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। आज हम इनसे जानेंगे कि एफएनओ फ्यूचर्स वायदा कारोबार की जब हम बात करते हैं, अनिल जी, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि काफी रिस्की ट्रेड है ये। जब वायदा कारोबार में तुम कहाँ नहीं है मानसी? जब यहाँ पर आप निवेश करने की कोशिश करते हैं तो कई लोग बर्बाद हो गए। ये रिस्क की वजह क्या है और इसे किस तरह से टैकल किया जाए? अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप पूल में कूदेंगी? जी बिल्कुल नहीं। और नहीं, बिना सीखे कूदेंगी तो फिर डूबेंगी। बस यही एफएनओ में भी है। प्रॉब्लम एफएनओ की नहीं है। देखिए, अगर आपको प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया जाए और प्लेन क्रैश कर जाए तो गलती आपकी है या प्लेन की है? मेरी गलती है, क्योंकि आपको नहीं आता। सिंपल। सेम उसी तरह से गलती वायदा कारोबार की नहीं है। जो लोग बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना इसको जाने पहचाने करेंगे तो फिर ये दिक्कत तो आने वाली है। और फिर हम ब्लेम क्या करते हैं? अरे वायदा कारोबार में लोग बर्बाद हो गए, डूब गए, मर गए, रोड पर आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे करेंगे तो ये तो होना पक्का है। और ये किसी भी काम में होना पक्का है, वायदा कारोबार की ट्रेडिंग ही नहीं, किसी भी काम में। तो सिंपल ये है कि करने के पहले सीखे। ये है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइप वाला मामला नहीं है कि करते करते सीख लें। इससे पहले सीख लें, फिर इसमें कूदें, फिर करें, फिर लॉस करें और उतना ही लॉस करें जो आपको सिखाता रहे, और उसके बाद फिर से ट्रेड करने के लिए जिंदा रहें। जी बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला है वायदा कारोबार में शुरुआत तो जैसे कि अनिल जी ने बोला, पहले आप सीखें और फिर इसमें कूदने की कोशिश करें। वायदा कारोबार ऑन द जॉब ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। अनिल जी, मुझे एक बात बताइए, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, हम हर बार सुनते आते हैं कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में एग्जैक्टली फ़र्क क्या होता है? बहुत फ़र्क है। ठीक उसी तरह से जैसा T20 प्लेयर और टेस्ट मैच के प्लेयर में। ओके। आपको T20 में हार्दिक पांड्या दिखेंगे और टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा दिखेंगे। क्या आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। वायदा कारोबार का काम सिर्फ दो तरह से वायदा कारोबार होता है। एक तो ये कि प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से, जो आमतौर पर लोग मानते हैं, और दूसरा होता है हेजिंग के लिहाज से। यानी कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, उसकी आप सुरक्षा करना चाहते हैं, जो हम थोड़ा आगे वाले एपिसोड्स में बताएंगे। तो ये दो तरीके से वायदा कारोबार का किया जाता है। पहले हम आमतौर पर जो हमारे दर्शक ट्रेडिंग के लिहाज से सोचते हैं वो बताएं। तो इसमें सिंपल है कि जब आप वायदा कारोबार में ट्रेड करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। ओके। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे। तो ट्रेडिंग की आपकी वो माइंडसेट होनी चाहिए, है ना। क्या होता है, ट्रेडर के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ समझ चाहिए, कुछ डिसिप्लिन चाहिए कि कब आपको एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कितना लॉस करना है, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना है, एक दो ट्रेड में लॉस हो जाए तो रुक जाना है। ये 50 चीजें होती है ट्रेडिंग में। मतलब ज़्यादा नहीं, हम 25-50 एपिसोड कर सकते हैं। इतना सब कुछ है। लेकिन शॉर्ट में जो मैं बताऊं, तो आमतौर पर जो इन्वेस्टर्स वायदा कारोबार में, आमतौर पर जो ट्रेडर्स, मैं वायदा कारोबार वालों को इन्वेस्टर कहता ही नहीं,
अच्छा। वो है ही नहीं इन्वेस्टर, एक्चुअली नहीं वो है। इन्वेस्टर्स नहीं, ट्रेडर्स ना हैं। ना, वो ट्रेडर ही है, 100% ट्रेडर ही है। तो जो ट्रेडर्स है वो ट्रेडर ही है और शॉर्ट टर्म ही सोच रहे हैं। मतलब एक महीने की एक सीरीज होती है, अगर महीने भर का भी व्यू ट्रेडर ले ले तो बड़ी बात है। वायदा कारोबार में तो हालत ऐसी है ट्रेडर्स की कि अभी से लेके सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक या 3:30 बजे तक ट्रेड हो जाए, ख़त्म। रात को क्यों पोजीशन रखनी, नेक्स्ट डे नया देखेंगे। सो कंप्लीटली ये ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा है बजाय इन्वेस्टर्स के। है अगर इन्वेस्टर्स के लिए तो वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, एफआईज, वो हेजिंग के लिहाज से इसे इस्तेमाल करते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वायदा कारोबार में निवेश करना है तो एक ट्रेडर की तरह सोचना है, ना कि एक इन्वेस्टर्स की तरह, ना। जैसे एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से हमें इसमें जिसको इन्वेस्ट सोचना करना है वो कैश में पूरे पैसे दे, डिलीवरी खरीदे, अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करें, सालों साल रखे, पैसा बनने दें, शेयर पर नजर रखें, कंपनी सब ठीक ठाक कर रही है, और जब तक आपको लगता है ठीक ठाक कर रही है, शेयर ऊपर नीचे हो, घबराए नहीं और आराम से 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल उससे पैसा बनाए। वो इन्वेस्टर है जी। या तो मिनटों मिनटों वाला खेल है, तो यहाँ इन्वेस्टर का सवाल ही नहीं, ये सबके सब ट्रेडर हैं। अच्छा, तो अनिल जी एक सवाल ये भी है कि ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं, जी। वायदा कारोबार या डेरिवेटिव मार्केट के, ये है तो इसी शेयर बाजार का हिस्सा। बिल्कुल। तो फिर ये शेयर मार्केट से अलग कैसे है? हाँ, डेरिवेटिव्स, इसको डेरिवेटिव्स मार्केट कहते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब क्या? डिराइव करना। डिराइव क्या करते हैं, यानी कि आपके पास कोई एक एसेट क्लास है जी। उसके बेसिस पर आप ट्रेड करना चाहते हैं। और वायदा कारोबार में एसेट क्लास क्या है? कोई इंडेक्स, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर कोई स्टॉक, ये एसेट है, जी। उसके ऊपर आप फ्यूचर्स वायदा आगे के समय के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, जी। उसको कहते हैं डेरिवेटिव्स। सिंपल फर्क क्या है? देखिए, एक सिंपल फर्क जो आपको समझ लेना है फ्यूचर्स और कैश मार्केट में क्या है। कैश मार्केट में जैसे हमने पहले भी बताया कि आज आपने शेयर खरीदा, पैसे दीजिए, डिलीवरी आ जाएगी आपके अकाउंट में 2 दिन बाद, रखिए, जब बेचना है डिलीवरी दीजिए, और जब बिक जाए आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है? फ्यूचर्स में आप ये करते हैं कि मैं एक ऐसा ट्रेड किसी के साथ कर रहा हूं जो एक फ्यूचर डेट पर मैं सेटल करूंगा, खत्म करूंगा। ठीक है, आज नहीं। आज मैंने आपके साथ, सपोज मैंने एक ट्रेड ऐसा किया कि मैं आज 950 रुपये में आपसे रिलायंस खरीद रहा हूँ, आप रिलायंस बेचें, और मैं ये कहता हूँ मेरे पास पूरा 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का टाइम है। जी। ये सीरीज है, इस सीरीज के पहले पहले मैं जब चाहूँ वापस बेच सकता हूँ। तो ये उस तरह का एक फ्यूचर डेट का ट्रेड होता है जो दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स, खरीदने वाले और बेचने वाले करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस बेसिकली ये समझ लीजिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस हम आगे बताएंगे, जब आप फ्यूचर्स के लिए ट्रेड करते हैं तो आगे की डेट के लिए ट्रेड करते हैं। तो अनिल जी, जवाब जितने मिले उससे ज्यादा आप सवाल बन गए हैं, होना ही चाहिए। और इन सारे सवालों के जवाब मैं लेने वाली हूँ आगे एफएनओ की पाठशाला में। बिल्कुल। एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, वायदा कारोबार को हम समझ रहे हैं, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये शेयर बाजार में सुना है। एफएनओ में डीमैट अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, किस तरह से ट्रेडिंग होती है? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट तो जरूरी है। और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपके पास सिर्फ कैश मार्केट का है तो आपके पास एफएनओ मार्केट का अलग से ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। ओके। मोस्टली ज्यादातर ब्रोकर्स जो मतलब हैं, इन दोनों के अकाउंट्स अलग अलग हैं, सेगमेंट्स अलग अलग हैं, और ज़रूरी नहीं कि एक ही ब्रोकर सारे सेगमेंट्स को आपको दें ट्रेड करने को। तो आपको अगर सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड करना है तो कैश मार्केट का अकाउंट होगा, वायदा कारोबार में ट्रेड करना है तो एफएनओ का एक अलग अकाउंट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट आमतौर पर आप दोनों ही तरह के ट्रेडिंग अकाउंट एक ही ब्रोकर से खुलवा सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, एक फ़र्क है, और फ़र्क वो ये है कि अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं जी, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डीमैट अकाउंट हो। लेकिन अगर आप एफएनओ में ही ट्रेड करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
तो गौर करने वाली बात है कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट की जरूरत आगे है। चलते हुए एफएनओ में आगे चलते हुए जब सेबी कुछ शेयरों में, कुछ वायदा कारोबार के शेयरों में डिलीवरी सेटलमेंट लेकर आएगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम आगे समझाएंगे, तब शायद हो जाए कि डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़े। लेकिन अभी आज की तारीख में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वायदा कारोबार में ट्रेड करना है, एफएनओ में ट्रेड करना है, डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो तो जरूरी है। कैश मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत है। एफएनओ में सिर्फ अगर आपको निवेश करना है तो डीमैट अकाउंट नहीं बिल्कुल। चाहिए। अनिल जी, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, सिंपल। अच्छा, तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, वायदा बाजार की बात करें, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट तो बड़े महंगे होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनते ऐसा लगता है कि हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, है ना? वैसे ऐसा है नहीं, सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जब आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक एक शेयर में ट्रेड कर सकते हैं। एक शेयर खरीदा, एक शेयर बेचा। लेकिन वायदा कारोबार में शेयर एक एक ट्रेड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है, जिसे आमतौर पर आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आपका सवाल ये भी आएगा कि सीरीज क्या होती है? क्या है? हाँ, तो जैसे हर वक्त वायदा कारोबार में किसी भी स्टॉक में 3 सीरीज चालू रहती है। इस महीने की सीरीज, अगले महीने की सीरीज और उसके अगले महीने की सीरीज। अच्छा, मतलब अगर ये मई चल रहा है तो मई, जून, जुलाई। तो हम मई को कहते हैं करंट मंथ सीरीज, तो वो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जून को कहेंगे हम नेक्स्ट मंथ सीरीज, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जुलाई को कहेंगे हम फार मंथ सीरीज, यानी कि तीसरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जो जिस महीने में आप ट्रेड कर रहे हैं, आप मई के महीने में जुलाई भी ट्रेड कर सकते हैं, जून भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जो महीने का आप जिस सीरीज का आप ट्रेड कर रहे हैं, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि मैं मई का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा हूँ, जून का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा हूँ, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा। तो सीरीज और कॉन्ट्रैक्ट कमोबेश एक ही बात है। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कितने शेयर्स होते हैं? हाँ, अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको जब ट्रेड करना होता है तो वो लॉट्स में ट्रेड करना होता है। लॉट्स, उसको लॉट कहते हैं। अनिल जी, सुना तो था कि लॉट खरीदे, लॉट बेचे। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि जैसे आप कैश मार्केट में एक शेयर खरीद सकते हैं, एक बेच सकते हैं जी। वायदा कारोबार में ऐसा नहीं है। हर एक का लॉट साइज फिक्स है। जैसे कि निफ्टी का 25 का लॉट है या 50 का लॉट है। स्टॉक्स का हर एक का अलग अलग लॉट साइज हो सकता है। किसी का 200 शेयरों का होगा, किसी का 500 शेयरों का होगा। आमतौर पर जो नियम बने हुए हैं इस वक्त, तो सेबी ने नियम यह बना रखा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की लॉट साइज जो है, उन शेयरों की संख्या और उनकी मार्केट वैल्यू, ये मिलाकर 5 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। ओके, लॉट साइज की वैल्यू मिलाकर के 5 लाख। हाँ, तो जब 5 लाख के आसपास की से सपोज कोई शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, और उसकी लॉट साइज बनानी है तो 5000 की लॉट साइज होगी जी। ठीक है, तो 5 लाख का अप्रोक्सीमेटली लॉट वैल्यू हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि शेयर 100 का 100 पे ही रहेगा जी। हो सकता है कुछ दिनों में 125 हो जाए, 150 हो जाए, या कुछ दिनों में 50 रह जाए। तो वैल्यू 5 लाख से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो आमतौर पर 5 लाख के आसपास लॉट साइज रखने की कोशिश की जाती है। समय समय पर सेबी और एक्सचेंज इसको रिव्यू करते हैं। अगर किसी के वैल्यू बहुत बढ़ गई लॉट की तो उनकी लॉट साइज को थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। किसी की बहुत कम हो गई तो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। कुछ शेयर ऐसे हैं जिनकी लॉट साइज 20 से 25,000 की भी है, और कुछ शेयर ऐसे हैं जिनकी लॉट साइज सिर्फ 50 की है। तो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए लॉट साइज कम है। एग्जैक्टली। और जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं या जो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, उनकी लॉट साइज 25 की भी है, 50 की भी है। तो वो तो आप आराम से 25 में भी ट्रेड कर सकते हैं। बड़े लिक्विड भी होते हैं, आराम से बड़ी संख्या में ट्रेड होते हैं। तो लॉट साइज का मतलब ये कि आपको मिनिमम उतनी क्वांटिटी तो खरीदनी और बेचनी है। सपोज रिलायंस का लॉट साइज समझिए 150 शेयर का है जी, ठीक है। अब रिलायंस का 150 शेयर का लॉट साइज है। अगर आपको कैश में खरीदना हो रिलायंस, तो आप 2 शेयर भी खरीद सकते हैं, 5 भी खरीद सकते हैं। लेकिन वायदा कारोबार में खरीदना बेचना है तो मिनिमम 150 खरीदना पड़ेगा, मिनिमम 150 बेचना पड़ेगा। लेकिन वो 150 उतने पैसे देने पड़ेंगे या नहीं? पैसे उतने नहीं देने पड़ते हैं। यही तो वायदा कारोबार की खूबसूरती है, लॉट है तो। कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में यही सबसे बड़ा फर्क है
कैश मार्केट में जितना आप खरीद रहे हो उतना पूरा का पूरा पैसा देना होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन देना होता है। इसी वजह से लोग कैश मार्केट के बजाय वायदा कारोबार में ट्रेड करते हैं। लेकिन प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइज पर होता है। भले ही आपने समझिए आपके पास 150 शेयर का लॉट है रिलायंस का, उसकी वैल्यू 14 लाख रुपए है, ठीक है। तो आपसे पूरे 14 लाख नहीं लिए जाएंगे अगर आप खरीद रहे हैं तो। सिर्फ मार्जिन, सिर्फ 20%, 15%, 25% अलग अलग मार्जिन होता है, अलग अलग शेयर का वो लिया जाता है। और उसके बाद जो हम आगे थोड़ा विस्तार से मार्जिन बताएंगे, अलग अलग तरह के मार्जिन होते हैं, स्पेंड मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन और पता नहीं क्या क्या तरह के मार्जिन, ठीक है। मतलब ब्रोकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने मार्जिन आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत वाला होता है M2M, यानी कि मार्क टू मार्केट लॉस या प्रॉफिट वाला मार्जिन, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि आपको जब वायदा कारोबार में आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, तो आपको पूरे पैसे नहीं भरने, थोड़े मार्जिन, बस मार्जिन दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हो गया, आपकी पोजीशन ओपन है, जब आपको वापस क्लोज करनी। अच्छा, आप चाहें तो पहले शॉर्ट भी कर सकते हैं, पहले बेच भी सकते हैं, बाद में खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले खरीद के ही बेचना है। अगर आपको लगता है कोई शेयर मुझे खराब लग रहा है, बेचना पहले, आप बेच सकते हैं। हाँ, खरीदने और बेचने दोनों के लिए मार्जिन बराबर लगेगा। अनिल जी, आपने बोला सिर्फ मार्जिन बना, अब मेरा मन कर रहा है फ्यूचर ऑप्शंस में एक बार ट्रेड करके देखने हाँ, तो का। बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि कम पैसे में बहुत सारा ट्रेड करने का जो मजा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ F&O में है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी छुपी हुई कड़ी तो होगी ही। अगर मार्जिन भरना है तो थोड़ा कहीं रिस्क होगा, जहां हमें ध्यान से मार्जिन कैसे भरने हैं या किस तरह से उसमें एंटर करना है, ये देखेंगे। थोड़ा सा रिस्क नहीं, ढेर सारा है, और ये हम आगे जानेंगे बहुत ज्यादा है F&O की पाठशाला में। बिल्कुल।